बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, दुनिया क्रिकेट पर कैंगरूज का राज है। भारत को शिकस्त होगी, ऑस्ट्रेलिया छठी बार वर्ल्ड चैंपियन बन गया। 8 साल के तवील इंतजार के बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपनी खोई हुई ट्रॉफी वापस हासिल कर ली और फाइनल मैच में भारतीय टीम की सारी तैयारी और नकाबे शिकस्त रहने का भरम भी कहीं रुक सा गया और ऑस्ट्रेलियन टीम ने भारतीय टीम को खेल के तीनों फॉर्मेट में शोबों में आउटक्लास कर दिया और भारत की हार पर स्टेडियम में बैठे लाखों भारतीयों के चेहरे उतर गए। नीली शर्ट्स का समंदर जो था वो फिर रोता हुआ घरों को वापस गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने 3 टेस्ट मैचेस के लिए जो दौरा ऑस्ट्रेलिया उसमें 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। इन समय तमाम बातों पर गुफ्तगू करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ को टेलीफोन लाइन पर लेंगे और अहमद सईद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। कल के मैच से ही आगाज करते हैं भट्ट साहब। 8 साल के बाद छठी बार टाइटल का जो दिफा तो नहीं, खैर टाइटल आपने नाम किया, किस तरह की क्रिकेट खेली है? पहले 2 मैचेस हारने के बाद मुसलसल जीते हैं, किस तरह से सम अप करेंगे? देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो है ना, वो हम इसी प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म पे बड़ी दफ़ा बता चुके हैं उनके बारे में, और ये सेकंड लास्ट डे जो वर्ल्ड कप फाइनल से पहले था तब भी ये सवाल हुआ था। ऑस्ट्रेलिया इन अ नॉकआउट गेम और इन अ फाइनल इज़ अ डिफरेंट टीम। बिल्कुल, उनकी जो अप्रोच है और जो उनका माइंडसेट है वो एक विनिंग माइंडसेट है। वो बिलीव ही नहीं करते कि वो हार गए हैं। एक तो होता है ना कि हारने में बिलीव ना, वो ये समझते हैं कि वो नहीं हार सकते। बिल्कुल ऐसे। जब तक वो हो ना जाए और कोई उन्हें आके ये ना कह दे कि जी अब आप हार चुके हैं, मैच खत्म हो गया है, वो नहीं हार मानते। और आपने मैक्सवेल की इनिंग देखी, आपने उनका कह लीजिए कि उनका पूरा जो वर्ल्ड कप का सफर है उसमें आपने देखा कितने हाइज एंड लोड्स थे। न्यूजीलैंड का मैच आखिर में जाके खत्म हुआ, साउथ अफ्रीका वाला मैच थ्रिलर था। और अमूमन होता ये है कि फाइनल्स में वो टीमें आराम से जीत जाती हैं जो थ्रिलर्स खेल के आई होती हैं, और जो बहुत इजी पैसेज जिनका होता है ना, वो हमेशा फाइनल में आके स्ट्रगल करती हैं टीमें। और इंडिया का ये था कि इंडिया वाज रिलाइंग ऑन देयर टॉप 6 प्लेयर्स, क्योंकि वो तो आउट होते ही नहीं थे। इंडिया कल पहली बार लास्ट बॉल पे जब रन आउट हुआ तो वो ऑल आउट हुए। और इंडिया का हुआ ये प्रॉब्लम कि रोहित शर्मा ने अच्छा स्टार्ट जब ले लिया था, तो बड़े मैच में जरूरी होता है कि जो सिक्योरिटी वाला स्कोर है ना, यानी 250-300, पहले आप वो करें, क्योंकि वो बड़ा मैच है। बिल्कुल। अब आप 80 रन बना चुके हैं, आपने एक छक्का मार लिया, एक चौका मार लिया 2 बॉलें पहले, आप फिर तीसरी पे मारने चले गए। ना तो ये बेंगलोर का ग्राउंड था ना दिल्ली का था, एक ग्राउंड भी बड़ी थी और इस पे पिच भी स्लो था, इस पे कोई बड़ी हिट इतने आराम से लग भी नहीं रही थी। आपने देखा कि कोहली और केएल राहुल खेले, 97 बॉलें बाउंड्री नहीं लगी। 97 बॉलें तकरीबन 18 ओवर बाउंड्री नहीं लगी। तो और वो प्लेयर खेल रहे थे जिसका वर्ल्ड कप का एक बेस्ट प्लेयर खेल रहा था और दूसरे ने भी पिछले मैच में सेंचुरी की। बिल्कुल ऐसे। सो उन्होंने थोड़ा सा इजी लिया, उन्होंने समझा कि बाद वाले फिर कर लेंगे, लेकिन बड़े मैच में ऐसा नहीं होता। फिर कोहली भी हालांकि अच्छा खेल रहे थे, लेकिन इनसाइड एज हुआ। क्रेडिट ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग को, देखिए जो डिसिप्लिन का मुजाहरा उन्होंने किया, नो बॉल्स, वाइड्स बिल्कुल नहीं, एक्स्ट्राज, लाइन लेंथ, चेंज ऑफ पेस। देखिए ये वही पेस था जिसपे पाकिस्तान इंडिया का मैच, और वहां पर बुमराह ने चेंज ऑफ पेस से दोपहर के टाइम बॉलिंग करके पाकिस्तान को बहुत प्रॉब्लम की थी। ऑस्ट्रेलियंस ने कितनी स्लोअर बॉल्स यूज की हैं, कितने स्लोअर बाउंसर किए हैं। सो उनका प्लान बड़ा परफेक्ट था, टॉस बड़ा वाइटल था जब वो जीते हैं, क्योंकि बाद में ड्यू आई, आपने देखा, और फिर बैटिंग बड़ी आसान हो गई और डिपेंडेंट था टॉस पे। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग को पूरा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इंडिया जैसी बैटिंग को रोका, इतने कम स्कोर में उन्हें आउट किया, और बाकी फिर उनके बैटर्स ने जो है वो पहले 10-12 ओवर ही थे, उसके बाद तो उन्होंने करीब नहीं लगने दिया। बिल्कुल ऐसे ही, और स्टार्ट में थोड़ा सा तंग किया। अच्छा, अगर इंडियन बैटिंग की बात की जाए बट हमने देखा 47 रोहित शर्मा के हैं, 54 कोहली के हैं, 66 केएल राहुल के, इसके अलावा कोई उस तरह से चल नहीं पाया। ये जो बैटिंग ऑर्डर चेंज किया गया, जडेजा को प्रेफर किया गया ओवर कुमार यादव, अगर इतना ही उन पे कम बिलीव था कि वो T20 फॉर्मेट के अच्छे प्लेयर है, तो फिर उनको वर्ल्ड कप स्क्वाड में इस तरह से प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाना, फाइनल मैच में ऑर्डर चेंज करना, कुछ समझ आया आप? देखिए, मैं उसकी वजह ये बताता हूँ कि पहले ये होता था कोहली तो किसी मैच में आउट होता ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। अब ये पहली बार ज्यादा ओवर बचे, जब वो आउट हुए तो 20 से ऊपर ओवर थे जो रहते थे, तो उन्होंने सोचा कि सूर्या कुमार यादव एक इम्पैक्ट प्लेयर की तरह इस्तेमाल करते हैं, वो इज नॉट समबडी जिसकी तरह वो बड़े बड़े रन थे। ठीक है। तो उन्होंने जडेजा को इसलिए भेजा कि अगर जडेजा जाके 30-40 रन की एक इनिंग खेलते हैं और लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की लाइन लेंथ इतनी अच्छी थी इस मैच में कि वो लग ही नहीं रहा था कि आप इसको बड़ा शॉट मार सकते हैं। तो थोड़ी लाइन लेंथ चेंज करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रही, क्योंकि जब जडेजा आए तो रिवर्स स्विंग शुरू हो गया और रिवर्स स्विंग के ऊपर उन्हें आउट किया। पहले भी एक बड़ा क्लोज अपील हुई उनके ऊपर और अगले बॉल पे वो दोबारा आउट हो गए। तो कह लीजिए कि ऑस्ट्रेलियन
बॉलर्स ने कल इंडिया को ना एक लम्हे के लिए सुख का सांस नहीं लेने दिया कहीं पे। हर वक्त उनकी जान जो थी ना वो अटकी हुई थी कि अभी गए और अभी गए। रही सही कसर जो है वो फिर एंड पर उनके बैटर्स ने कंप्लीट कर दी। इसमें ये सिर्फ सूर्या कुमार यादव ही नहीं, हम इस शो में हमने वर्ल्ड कप के दौरान बारहा तस्करा किया कि जितने भी T20 के आइकॉन्स हैं, जितने भी वो प्लेयर जो T20 फॉर्मेट से टीमों का हिस्सा बने हैं, वो सारी फ्लॉप हुए हैं। कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो लॉन्गर फॉर्मेट ना खेलता हो और उसने इस वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया हो। वो इंडिया की टीम हो, वो ऑस्ट्रेलिया की टीम हो, वो इवन पाकिस्तान की टीम हो। तो ऐसा हर टीम के साथ जो है हुआ है कि जो भी T20 फॉर्मेट से प्लेयर आए हैं, टीमों का हिस्सा बने हैं, वो परफॉर्म नहीं कर पाए। ये बहस छिड़ चुकी है इंटरनेशनल क्रिकेट। अगर आप इंग्लैंड के 3-4 कैप्टन्स के रिव्यूज सुने वर्ल्ड कप के बाद, तो उन्होंने कहा है कि ओडीआई को T20 के डिफरेंट जाविये में देखना पड़ेगा। ये वो क्रिकेट नहीं है जो T20 की तरह खेली जा सके। इसी तरह इंडिया के कप्तान ने आपको ये बात क्लियर कर दी कि पाकिस्तान की जो एडजस्टमेंट्स चाहिए उसमें यह है कि जो ओडीआई क्रिकेट है वो टेस्ट की तरह खेली जाती है और जो T20 क्रिकेट है वो मीडियोक्रिटी प्रोड्यूस करती है। सिर्फ हम ये समझने में देर कर रहे थे और बड़ी खुशी की बात है कि आज जो पाकिस्तान की टीम अनाउंस हुई है उधर ये बात हुई है कि हम रेड बॉल वाले प्लेयरों को प्रेफर करेंगे, क्योंकि रेड बॉल जो है वो प्रॉपर क्रिकेटर्स बनाता इस पे प्रॉपर बात करेंगे। अच्छा, हमने सूर्या कुमार यादव की आप बात करें, उन्होंने 27 बॉलें खेली और 18 रन बनाए हैं। और उसमें खास बात यह है कि जो 9 विकेट की इनकी पार्टनरशिप है कुलदीप यादव के साथ, उसमें 17 बॉलों में सिर्फ 5 बॉलें उन्हें खुद जाके फेस की। हालांकि होता ही है कि वहां पे इस किस्म का प्लेयर है उसको जाके इंटेंट शो करना चाहिए, लेकिन पहली बॉल पे सिंगल लेके वो दूसरी तरफ चले जाते थे। शायद उन्हें था कि ये मुझे वापस स्ट्राइक मिल जाएगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने वो नहीं होने दिया। और उनके जो पक्के शॉट थे ना, उन्होंने उनके ऊपर फील्डिंग रखी हुई थी। जब उसको वो स्लोअर वन कर रहे थे बाउंसर, तो थर्ड मैन बहुत ही सीधा था, बिल्कुल कीपर के पीछे खड़ा था वो स्लिप की पोजीशन में, और उसने जो मारा भी है वो उसको रन्स नहीं मिले। और कमिंस की फील्ड प्लेसमेंट का तस्करा किया भी है टॉम मूडी ने मैच के बाद, उन्होंने रिव्यू किया, उन्होंने कहा कि जो फील्ड प्लेसमेंट थी ये भी रिमार्केबल थी, जिसका होना चाहिए। कोई मार्जिन को कोई मार्जिन नहीं दिया और जिस तरह से बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की फील्डिंग की गई है, वही सही बात है कि तीनों डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा आउट क्लास परफॉर्म किया ऑस्ट्रेलियन की जानिब से। न सिर्फ बॉलिंग बल्कि फील्डिंग वो एक फैक्टर है जिसमें इंडिया की हम कैप्टनसी की बहुत तारीफ करते रहे, लेकिन कल मजा नहीं आया। बिकॉज कल अच्छी क्रिकेट देखना चाहते हैं सारे यार, जब पाकिस्तान नहीं है तो हमें तो फिर अच्छी क्रिकेट से मतलब है। वो ऑस्ट्रेलिया ने खेली, 2 दफा स्लिप लगी है लबुशेन की और 1 दफा लगी है ट्रेविस हेड की। तीनों मौकों पे स्लिप में कोई फील्डर नहीं था। 240 रन बना के आपने रन रोक के जीतना था, आप तो सवाए विकेट लेने का जीत ही नहीं सकते थे। तो उन्होंने कल वही गलती की इस मैच में जो पाकिस्तान करता रहा कि अटैकिंग पोजीशन नहीं रखी, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने कल 40वें ओवर के बाद भी स्लिप रखी हुई थी। उनका जो प्लान था कि इनको करना ही ऑल आउट है, तो इंडिया का जो प्लान था वो आई डोंट नो क्यों वो ऑल आउट करने नहीं गए, उन्होंने क्यों अटैक उतना नहीं किया जो कि यूजुअली रोहित शर्मा स्लिप रखते हैं। अच्छा बट साहब, कल हमने देखा कि एक्स्ट्राज बहुत ज्यादा इंडियन बॉलर्स की जानिब से दिए गए, ये प्रेशर की वजह से या ड्यू की वजह से सेकंड इनिंग्स में, या अर्ली हमने देखा कि शमी के वाइड हो रहे थे और वाइड पे चौके लगे हैं, 2 ऐसा हुआ है, तो तब तक तो ड्यू भी नहीं आई थी। देखिए, शमी को फर्स्ट चेंज बॉलिंग कराते रहे पूरे वर्ल्ड कप और कल उसको उन्होंने नया बॉल दिया, तो बेसिकली नया बॉल ही कंट्रोल करना जो है ना वो सबसे बड़ा आर्ट है। पुराना बॉल तो इतना स्विंग नहीं होता एयर में ऑफ द पिच, और शमी एक ऐसे बॉलर है कि उनके हाथ में बहुत स्विंग है। आप देखें वो बैट्समैन से जब बॉल गुजर जाती है तो कीपर के पास जाते हुए भी वो स्विंग होती है, बिल्कुल ऐसे ही, और किसी बॉलर की इस तरह स्विंग नहीं होती। लेकिन शामी नए बॉल के साथ शायद इसीलिए उसे पहले नहीं करा रहे थे, लेकिन कल डेस्परेट थे कि आते ही विकेटें मिल जाएं, क्योंकि बाद में ड्यू का भी खदशा था। तो शमी को पहले कराई और सिराज को काफी देर बाद, सिराज से पहले तो मेरे ख्याल एक स्पिनर को भी बॉलिंग कराई। तो आई थिंक इंडिया को जो सिचुएशन थी ना वो उनसे हैंडल नहीं हुई, उन्होंने डेस्परेशन में फिर जो किया पहला कैच जो था ऐसे लगता था उन्हें कैच की उम्मीद ही नहीं है, तीनों एक दूसरे को देखते रहे और बॉल निकल गया और वो गेंद गुजर गई बीच में। इसी तरह इसमें हमजा एक फैक्टर और भी है कि मोहम्मद शमी ने अब तक जिन मैच में बॉलिंग की है उनको 300 प्लस डिफेंड करना था, कल के मैच में 240 डिफेंड करना था, और वहां पर फैक्टर भी होगा कि वहां पे उनको विकेट लेने की जल्दी थी। जिस तरह हम शाहीन अफरीदी की बात करते हैं कि उनको विकेट लेने की जल्दी होती है तो वो फिर उसमें लाइन मिस कर जाते हैं, तो यही हुआ कल मोहम्मद शमी के साथ भी। और ये जो पहला स्पेल है उसके अंदर तो कोई ड्यू श्यू भी नहीं गिरा, बॉल आपका स्विंग हो रहा था, उसके अंदर आपको बॉल कंट्रोल करना चाहिए, तो जो स्विंग पे कंट्रोल था वो नहीं रख पाया मोहम्मद शमी, बिल्कुल वहां पे नहीं हुआ। तो जो कल जिस तरह से 137 रन ट्रेविस हेड ने बनाए हैं, जिसमें 15 चौके शामिल हैं, 4 छक्के शामिल हैं और 114 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं, 120 गेंदों पर ये रन बनाए, और अनफॉर्चुनेट रहे कि टारगेट के करीब आकर आउट हो गए। जरा उनकी ग्रैंड फिनिश देने के चक्कर, बिल्कुल 137 रन की जरा इनिंग्स दिखाएं जी। तो जनाब 137 रन की ये जो इनिंग्स खेलेगी ट्रेविस हेड की जानिब से, बट सब डेविड वार्नर जल्दी साथ छोड़ गए, सिर्फ 7 रन पर आउट हो गए। और उसके बाद जिस तरह से ट्रेविस हेड ने टीम को लेकर चले हैं, ऑल्दो हमने देखा कि मिच मार्च पे 15 रन पर आउट हो गए, लेकिन उनका बल्ला चलता रहा, वो कहीं नहीं रुके और 137 रन की जो इनिंग्स बिल्ड की उन्होंने। देखिए, ट्रेविस हेड की जो
शॉट सिलेक्शन है ना वो बहुत तारीफ के काबिल है। अच्छा। अगर आप देखें कि इतने हाई स्ट्राइक रेट से खेलने वाला प्लेयर और एज एन ओपनर उनकी टेक्निक कोई बहुत अच्छी नहीं है। जब वो स्ट्रोक मारते हैं उनकी 2-3 विकेटें नजर आ रही होती हैं, 3 ही तो होती हैं, उसमें से भी 2 नजर आ रही होती हैं, तो वो बहुत साइड ऑन रहते हैं। देखें अब अगर आप उनकी टेक्निक को डिस्कस करें एज अ क्रिकेटर, तो उसमें बॉलर को लगता है कि मुझे अभी विकेट मिल जाएगी, चांस है, विकेट्स नजर आ रहे हैं, बॉल स्विंग हो रहा है, लेकिन हैंड आई कोऑर्डिनेशन इतनी अच्छी है कि वो खड़े रहते हैं अपनी जगह पे और बैट घुमाते हैं और गेंद जो है वो कनेक्ट होता है। आप देखें बुमराह का अच्छा खासा बॉल स्विंग हो रहा था और उसको भी वो कवर्स में से मारे जा रहे थे उसको। फिर जो वो लेंथ को पिक करते हैं, आप जो कल उन्होंने पुल शॉट्स मारे हैं उस पर बड़े छक्के लगाए हैं, उसके बाद स्पिनर को जो उन्होंने मारा है और बीच में सिंगल्स, जब हम अपने प्लेयर्स को देखते हैं और स्ट्राइक रोटेशन पे हमारी बात आती है, तो जो प्लेयर्स हमारे इम्पैक्ट प्लेयर हैं वो स्ट्राइक रोटेट करते ही नहीं, वो सिर्फ छक्का चौका ढूंढते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, तो आप देखें कि जब स्पिनर्स आए तो पहले 5-7 ओवर ट्रेविस हेड ने कोई बड़ी हिट की कोशिश नहीं की, आराम से सिंगल्स करता रहा। और जैसे ही ड्यू आई, जैसे ही बॉल स्किड होना शुरू हुआ, उसने हर ओवर में चौके लगाने शुरू दे न्यू दैट कि आएगी और वहां पर गेम अवेयरनेस जो थी ना कि ड्यू से पहले कौन से शॉट मारने हैं और ड्यू के बाद कौन से शॉट मारने हैं, ये चीज बड़ी कैलकुलेटेड। तो टेस्ट क्रिकेट का तस्करा किया है तो यहाँ पर ट्रेविस हेड की उस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की इनिंग का भी तस्करा कर ले जो 7 जुलाई को उन्होंने खेली ओवल के मैदान में इंडिया के अगेंस्ट फाइनल में। उसमें भी अर्ली विकेट गिरी, लेकिन ट्रेविस हेड जो है 5वें नंबर पर आए, उन्हें 163 रन की एक शानदार इनिंग्स खेली, उस मैच के मैन ऑफ द मैच भी हुए। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी ट्रेविस हेड इंडिया के अगेंस्ट ही स्कोर करके मैन ऑफ द मैच हो चुके हैं। वो वाला मैच भी विराट कोहली को बड़ा डिस्टर्ब करता है अभी तक, और आज के बाद से अब ये वाला मैच भी जो विराट कोहली मैन ऑफ द टूर्नामेंट तो व्हाट्सअप बने, लेकिन उनके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी, मुरझाया हुआ चेहरा था और सारा कुछ फेस करना समंदर था, ब्लू ओशन यकीनी तौर पर कह सकते हैं। यकीनन सबने ब्लू शर्ट्स पहनी थी, इतने बड़े क्राउड में वहां से छीन के लेके आना ट्रॉफी। देखिए यही मजा है। और आपको पता है कि कैप्टन जो है ऑस्ट्रेलिया के कमिंस, उन्होंने ये पहले कहा था इस क्राउड को साइलेंस कराना मेरा टारगेट है। और हम भी यहाँ पे ये बात करते रहे पहले टूर्नामेंट से, जब मुझसे आपने पूछा था कि इंडिया में क्या खेल के आप क्या डिफरेंट क्या है, डिफरेंट है, तो ये जो मजा है ना पूरे 1-1.5 लाख बंदे को चुप कराने का एक शॉट के साथ, ये आपको दुनिया में और कहीं नहीं आता। लेकिन हमारे उस वक्त के कोच कह रहे थे कि यहाँ दिल पाकिस्तानी लगा था, तो कल वहां पर कोई ऑस्ट्रेलियन शर्ट नजर नहीं आई है। बिल्कुल, कोई इक्का दुक्का ट्रैवलर जो कि ट्रैवलर वहां पर होंगे। बिल्कुल। तो आप उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं, दे ओनली स्पोक प्रोफेशनल। उन्होंने आके एक दिन पहले विकेट देखी, विकेट के ऊपर उन्होंने अपना प्लान बनाया, उन्होंने उसकी तस्वीर खींची, नो एक्स्ट्रा टॉक, नथिंग एट ऑल, डिलीवर किया उन्होंने जो भी उनका प्लान था। और वो नजर आया कि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप से पहले उनसे मैचेस खेला, ऐसे नहीं खेल रहा और ये इंटेंट उनका बॉल गिरने से पहले नजर आ गया, टॉस से पहले नजर आ गया। कल उन्होंने जो फील्डिंग किया इस वर्ल्ड कप में, इतनी शानदार फील्डिंग किसी टीम ने किसी मैच में नहीं की जितनी कल ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी फील्डिंग की। फुली कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे, टॉस से लेकर आखिरी बॉल तक उन्हें यकीन था कि हम देखिए उन्होंने टॉस पे कहा, टॉस जीत कर उनका यस, यानी कि वो टॉस पे बहुत डिपेंडेंट आधा काम हो गया, अब आधा बहुत डिपेंडेंट ग्राउंड में करना है। अच्छा जी, रही सही कसर जो है वो मार्नस लेबेशेन ने की है। इस तरह की परफॉर्मेंसेज उन पर ड्यू थी, जिस तरह से थोड़ा सा वो उस तरह से फॉर्म में नहीं रहे थे इस वर्ल्ड कप में, लगी। लेकिन अगेन जरा मार्नस लेबेशेन की भी इनिंग्स दिखाई दी। उन्होंने 58 रन बनाए, 110 बॉलें ऑल्दो उन्होंने खेली, लेकिन वहां पर पार्टनरशिप बिल्ड करने की जरूरत थी, दिखाई दी। तो जनाब ये वो परफॉर्मेंस थी मार्नस लेबेशेन की। बट सब जिस तरह से आपने पहले भी कहा कि कप्तानी थोड़ा सा लैग करते दिखाई दिए, रोहित शर्मा से इस तरह के डिसीजन की तवक्को तो नहीं थी। देखिए 2 स्लिप्स बॉल गए, लेकिन वहां पर स्लिप नहीं थे और आपके मेन स्पिनर बॉल कर, हालांकि बहुत अच्छे कप्तान हैं, हालांकि शार्प कप्तान हैं, लेकिन इस वर्ल्ड कप में इस किस्म का मैच उनका हुआ नहीं किसी से। अगेन वो तो दूर से जीतते रहे, तो वो जो एक 175 जो है वो एवरेज विनिंग मार्जिन रहा है, तो वो जो शॉक एब्जॉर्बेंट था ना, जो शॉक दोपहर को लग चुका था, वो एब्जॉर्ब नहीं हो सका। क्योंकि यही बात है कि जो टीमें थ्रिलर खेल के आती हैं, जो प्रेशर क्राइसिस से निकल के आती हैं, वो फाइनल बड़े दिल के साथ और ज्यादा बड़े इम्पैक्ट के साथ खेलती हैं। और जो टीमें बहुत 92 में देखिए न्यूजीलैंड ने तमाम मैचेस जीते हुए थे और पाकिस्तान बारिश हो गई, किसी का मैच पे कुछ हो गया, मुश्किल से पहुंचा, और जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच हुआ तो दोनों दफा न्यूजीलैंड दूर से हमसे मैच आ रहा, और उसके बाद पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता। अच्छा हमजा, ये ट्रेविस हेड और लेबुशेन जो है, इन दोनों के बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रेविस हेड जो है वर्ल्ड कप के स्टार्ट में इंजर्ड थे, ये पहले 3 मैच मिस किया, उसके बाद टीम में है। और लेबुशेन जो है वो ओरिजिनली स्क्वाड का हिस्सा ही नहीं थे, एस्टन एगर इंजर्ड हुए तो उनके जगह पर ये लेफ्ट आर्म स्पिनर की जगह टीम के अंदर इनको लाया गया। और कल हमने देखा स्टीवन स्मिथ का जो आउट अनफॉर्चुनेटली रिव्यू नहीं लिया गया,
उन्हीं वो की तो उन्होंने खुद ही लेना था रिव्यू, और किसने, और सामने वाले जबकि बैट्समैन 2 रिव्यू हैं आपके पास, रिव्यू कोई है, ऐसा लेकिन मसला नहीं इसमें सामने वाले बैटर का भी काफी रोल है कि उसको सामने से नजर आ रहा है, उसको बताना चाहिए था कि आप इतना ज्यादा स्टंप से बाहर हैं। और फ्रैंकली मैं आपको बताऊं कि जब पहली दफा उनको बॉल लगाना तो मैंने भी देख के कहा था आउट है, अच्छा, ठीक है, लेकिन जब रीप्ले चलता है वो स्लो होता है। हाँ, प्लेयर को रीप्ले मुयसर नहीं होता, अंपायर को रीप्ले मुयसर नहीं होता, थर्ड अंपायर देखता है जब रिव्यू में चला जाता है। रिव्यू उन्होंने लेना था, लेकिन वो बॉल भी वो स्लोअर वन था, वो स्पिन हुआ, ऑफ द सरफेस बॉल स्पिन हुआ है, बस नहीं उन्होंने अगर वैसे ये पार्टनरशिप ना लगती तो वो टर्निंग पॉइंट हो सकता था इस मैच का। स्टीवन स्मिथ इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, नंबर 1 प्लेयर, बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता कि जैसे यहाँ पर एशियंस जितने भी हैं उनको यकीन होता है कि भाई नहीं, अगर आउट है भी तो मैंने रिव्यू लेना है, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है 2 पड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे तो जरूरत से ज्यादा यकीन होता है, लेकिन वहां पर यह है कि जब तक वो कंसल्टेशन में उनको ना कह दे कोई, वो अपने आप ये डिसीजन नहीं लेते। वो तब लेते हैं जब वो बिल्कुल टेल के साथ खेल रहे हैं और उन्हें पता हो रिव्यूज आया ही हो जाना है, तो तब वो फौरन ले लेते हैं, वरना कंसल्टेशन के बगैर कभी नहीं लेते वो लोग, क्योंकि इट्स अ टीम गेम, वो ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे के अंदर। हमारा तो अब बॉलर कई दफा कह रहा होता है नहीं नहीं ले लें, तो रिजवान का बड़ी मन्नतों के बाद एक रिव्यू ठीक हुआ उसका। जो है बात हो रही है, तो एक इंटरेस्टिंग बात ये भी हमारे शायकीन जो है 1987 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जो वर्ल्ड कप पहला विन किया था वो भी यहीं इंडिया में ही जीता था, ईडन गार्डन में। और 1987 ऑनवर्ड जितने भी वर्ल्ड कप आज तक ऑस्ट्रेलिया ने खेले हैं, हर स्क्वाड में कोई ना कोई मैच विनिंग प्लेयर उनका शामिल रहा है। 1987 के उस स्क्वाड के अंदर स्टीव वॉ भी शामिल थे जो 1999 के वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन थे। और उसके बाद जो लगातार वर्ल्ड कप की एक स्ट्रीक है ऑस्ट्रेलिया की, उसके बाद 2007 की टीम में से ही कुछ प्लेयर निकल के 15 में गए। माइकल क्लार्क 7 की टीम में शामिल थे, माइकल क्लार्क 15 कैप्टन थे, और स्टीवन स्मिथ जो हैं वो 2015 की विनिंग टीम का हिस्सा थे। जो अच्छा, जो कल से हमारी डिबेट चल रही, जरा सलमान भट्ट साहब उसको क्लियर करेंगे। स्टीव वॉग का नाम आपने लिया, भट्ट साहब ये तीसरे कप्तान है अकॉर्डिंग टू अहमद सईद साहब जो एज फास्ट बॉलर जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता है। कपिल देव और इमरान खान के बाद पैट कमिंस जो वो तीसरे कैप्टन। कल एक डिबेट चल रही थी कि स्टीव वॉ ने जो 1999 का वर्ल्ड कप जीता है वो भी फास्ट बॉलर थे, तो चौथे आया वो हो सकते हैं, या आप भी कहते हैं कि वो फास्ट बॉलर नहीं थे? नहीं, वो तीनों ऑलराउंडर्स थे। कपिल देव भी ऑलराउंडर थे, इमरान खान भी ऑलराउंडर थे और स्टीव वॉ भी ऑलराउंडर थे। ठीक है, ये कमिंस वो पहला प्लेयर है जो सिर्फ फास्ट बॉलर था और इसने वर्ल्ड कप जीती है। ये ऑलराउंडर है ही नहीं, ठीक है। स्टीव वॉ भी कह लें कि एक बैट्समैन बहुत अच्छा था जो डिसेंट बॉलिंग कर लेता था। वो जो है वो मीडियम पेसर है, वो शायद फास्ट बॉलर कैटेगरी में नहीं है। वो तो साथ स्पिन भी करे तो ऑलराउंडर हो जाता है, लेकिन बात यह है कि इमरान खान और कपिल देव साहब जो थे ना, ये दो तो हाई क्लास ऑलराउंडर्स थे। वो इनके पाए का ऑलराउंडर बिल्कुल नहीं था, लेकिन वो कप्तान बहुत बड़ा था। और वो आपको मैं उसकी मेंटल स्ट्रेंथ की एक बात बताता हूँ व्यूअर्स के लिए भी, कि स्टीव वो पुल मारता था बहुत ज्यादा और हमेशा उस पर आउट होता था, और उसको वो पिछला गेंद कंफर्टेबली नहीं खेल सकता था। हालांकि ये वाहिद था ऑस्ट्रेलियन जो वहां पे कंफर्टेबल नहीं था। इसने गेंद छोड़ना शुरू कर दिया। ये वेस्ट इंडीज का दौरे पे गया, इसने कई गेंदें अपनी पसलियों में अपने बाजुओं पे खाई, इसने पुल नहीं मारी, और फिर सारी जिंदगी वो शॉट नहीं मारा, हुक शॉट या पुल शॉट। और कई बार ये मैचों में गेंद खाता रहा, लेकिन ये वो पुल नहीं मारता था कि मैं इस शॉट पे आउट होता हूँ। तो इस किस्म की ये मेंटल स्ट्रेंथ जो है ना, ये आपको वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर बनाती है विद लिमिटेड एबिलिटी। वो कोई बहुत बड़ा प्लेयर नहीं था, 3-4 शॉट ही थे उसके पास, ठीक है, लेकिन वो परफॉर्मर और ज़हनी तौर पे वो बहुत बड़ा लीडर, एक बड़ा। और 99 और स्टीव वॉ का तज़किरा करें तो मुझे अब एक ब्रेक लेनी, उसके बाद वापस आएंगे और इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के बाद हमने टेस्ट स्क्वाड जो अनाउंस हुआ उस पर भी बात करनी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स ब्रेक्स। क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो समाप्त हुआ, कंप्लीट हुआ। वहां पर ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार टाइटल अपने नाम किया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कल ये मैच था, जहां पर इंडियन की जो फैंस की तादाद थी 1,25,000 के करीब फैंस वहां पर मौजूद थे, जिनके सामने पैट कमिंस ने ट्रॉफी अपने नाम की और ऑस्ट्रेलियंस छठी मरतबा इस टाइटल को अपने नाम करने में कामयाब हुए। और इंडिया उम्मीद कर रहा था कि तीसरी मरतबा अब वो ये टाइटल अपने नाम कर सकेंगे या नहीं। बहरहाल जी, अब पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड, आज उसका ऐलान किया गया है। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज की जानिब से ये टेस्ट 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया। ऑस्ट्रेलिया का टूर है, खासा मुश्किल टूर है। रिकॉर्ड ये कहता है पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री का कि आज तक ऑस्ट्रेलिया में कोई भी टेस्ट सीरीज पाकिस्तान जीतने में कामयाब नहीं हुआ। न सिर्फ टेस्ट सीरीज बल्कि इवन अ सिंगल टेस्ट मैच 1-1 से ड्रॉ हुआ। यस, उसमें सलमान भट्ट साहब भी मौजूद थे, बल्कि कप्तानी कर रहे थे। तो ये सारी सूरत जानते हैं कि ऐसा होता क्या कर लें कि वो टेस्ट मैच जो है वो इंग्लैंड में खेला गया था। 1995 में पाकिस्तान आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेस्ट मैच था। बिल्कुल, और वो 1-1 से जो ड्रॉ हुआ था वो लीड्स में बिल्कुल इसी तरह है। तो सलमान भट्ट साहब से जान लेते हैं। भट्ट साहब, पहले तो स्क्वाड की अगर बात की जाए, स्क्वाड समझते 18 रुकनी बेस्ट
यही हमारे पास मौजूद थे? बेस्ट अवेलेबल जो आपके प्लेयर्स हैं ये उस पर मुश्तमिल है आपका स्क्वाड। ज़ाहिर है आपका चेंज ऑफ कैप्टनसी हुआ है और बड़ी क्लैरिटी के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चीफ सेलेक्टर हैं वहाँ उसने बताया है कि शान ही अगली सीरीज में भी कैप्टन होगा। ये कोई ईद नहीं है, चैंपियनशिप के लिए पूरा हाँ, उन्होंने कहा ये कोई ईद नहीं है कि बकरा काटा और फिर साइड पे कर दिया। क्योंकि उनका रेफरेंस उसने जो रेफर करना चाह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया का टूर ये मुश्किल टूर होता है, तो यहाँ पे तो कभी भी पाकिस्तान की टीम ने कोई बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल नहीं की, तो इसकी बेसिस के ऊपर हम किसी को अंदर बाहर नहीं करेंगे या किसी की कप्तानी नहीं लेंगे। आमिर जमाल बिल्कुल डिजर्विंग आए हैं टीम के अंदर, 140 प्लस बॉलिंग करते हैं और आपके ऑलराउंडर्स में ये वो बंदा है जिसको सबसे ज़्यादा आई थिंक कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टेक केयर करने की ज़रूरत है। बहुत पोटेंशियल है इसके अंदर। अब्दुल्ला शफीक पहले से अच्छा खेल रहे हैं, बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, हमारे नंबर 1 प्लेयर हैं। हसन अली एक्सपीरियंस की बेसिस पे पिछली टेस्ट सीरीज़ में भी अच्छी बॉलिंग की, काउंटी सीजन अच्छा रहा। अबरार अहमद ऑब्वियसली लास्ट ओवर्स पे जो प्लेयर्स ने परफॉर्म किया हुआ है, अबरार हो गए, नुमान अली हो गए, मोहम्मद रिजवान टीम का हिस्सा है, सरफराज अहमद है, आगा सलमान है, साउथ शकील है, शाहीन है। लेकिन जो नई एंट्रीज हुई हैं उसमें साइम अयूब बहुत टैलेंटेड यंगस्टर है, अभी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल में एक इनिंग में डबल 100 किया और एक में 100 किया। वो डबल 100 वाली जो फाइनल की इनिंग है वो फाइनल में हाँ जी, मैं उसी मैच में कमेंट्री भी कर रहा था। और अभी इन्होंने वनडे में भी एक मैच में 170 प्लस रन की इनिंग खेली और 95 रन पे आउट हुए सेमीफाइनल के अंदर, टूर्नामेंट के बेस्ट बैटर हुए हैं। और इसी तरह मोहम्मद वसीम जूनियर को मौका मिला। मीर हमजा की बड़ी अच्छी खुशाइन सिलेक्शन है कि आपको एक तो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर का एक बैकअप मिला है। ऑल्दो के मीर हमजा की बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं है बट एक्यूरेट हैं काफ़ी और एक्सपीरियंस है। 4 डे क्रिकेट बहुत ज़्यादा कह लीजिए खेलते हैं ये शौक के साथ और ऐसे प्लेयर्स आजकल बहुत कम है। ये गालिबन काउंटी वगैरह भी खेल के काउंटी भी खेल के आए हैं। और खुरम शहजाद जो हैं ये आपने ये इनकी परफॉर्मेंसेस का रिवॉर्ड है जो अभी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के नंबर 1 बॉलर हुए हैं और पिछले 3-4 साल से बड़ा कंसिस्टेंटली खेल रहे हैं। पहले ये हबीब बैंक के लिए खेलते थे, उसके बाद ये आए हैं डिफरेंट टीम्स में, साउथ पंजाब से खेले और इस बार फैसलाबाद से। ये 20 की औसत से 20 की बॉलिंग औसत है इनकी जो विकेट टेकिंग एवरेज जो है। तो ये तमाम लड़के जो हैं परफॉर्मर्स हैं और सैम अयूब डेफिनेटली उसको एक्सपीरियंस देने के लिए, ऐसा नहीं है कि उससे कोई उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया को जाके कोई अकेला ही कहेगा कि पीछे हो जो सारे मैं देख लेता हूँ। अच्छा, इज अ यंग बॉय। सैम अयूब की बात की भाई साहब, 553 रन इसने बनाए कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में, जिसमें 3 100 भी हैं, एक डबल 100 उसमें शामिल है, वो भी फाइनल की आपने बताया अगेंस्ट फैसलाबाद में। फैसलाबाद के अगेंस्ट फाइनल जो हुआ, सैम अयूब अब प्लेइंग 11 का हिस्सा बन सकते हैं, कहीं ना कहीं जगह बनती है। देखिए बड़ा टफ ये कॉम्पिटिशन देखिए डिपेंड करता है। देखिए टेस्ट क्रिकेट है ना, तो इसमें जो बड़ी टीमें हैं जब वो पूरी अपनी इनिंग प्लान करती है ना तो एक ओपनर वो 6वें नंबर पर भी खिलाते हैं। अगर आप माइकल हस्सी जो थे वो ओपनर होते थे जो ऑस्ट्रेलिया के लिए नंबर 6 पे खेलते थे, लक्ष्मण ओपनर थे इंडिया के लिए नंबर 6 पे, संगाकारा ओपनर थे श्रीलंका के लिए नंबर 6 पर टेस्ट खेलते थे, सौरव गंगुली टेस्ट में नंबर 6 पे खेलते थे। सो यहाँ पे जो बड़ी टीमें हैं वो यहाँ पर एक ओपनर गिलक्रिस्ट व्हाइट बॉल के ओपनर थे 6वें नंबर पे खेलते थे। तो ये बहुत सारी मिसालें आपको मिलती हैं। क्विंटन डिकॉक नंबर 6 पे टेस्ट में खेलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर आप सैम को इंडक्ट करना चाहें तो अगर करियर का स्टार्ट है तो उस नंबर पे भी आप उसको ला सकते हैं जहाँ पे अगर आप 80 ओवर खेल रहे हैं तो जाहिर है सामने वाली टीम थोड़ी सी थकी होगी, थोड़ी उन्होंने एफर्ट की होगी। वहाँ पे एक एक्सप्लोसिव बैट्समैन अगर आ जाए अंदर और आके उसका अच्छे 60-70 बॉल वो खेल गया तो वो तो 100 कर देगा जिस तरह का प्लेयर है, जैसे ट्रेविस हेड खेलता है। लेकिन यह है कि बहुत यंग है अभी, अगर ये उधर नहीं भी स्कोर करता हमें इसको बैक करना है क्योंकि जो आपके टैलेंट का पूल है पीछे वो तब तक ग्रो नहीं करेगा जब तक आप इनको एक्सपोज नहीं करेंगे अगेंस्ट गुड फास्ट बॉलिंग। अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस को देखने का मौका मिलेगा और वहाँ पे ड्रेसिंग रूम शेयर करना ही इस लेवल पर यही एक उसके लिए बड़ा लर्निंग का हिस्सा है। देखिए मार तो हम पहले भी खाते रहे हैं हल्की टीमों से भी, किसी की BC से भी, लेकिन जो हमने वर्स्ट काम किया ना पिछले 3 साल में वो ये किया कि कहीं पर हमने यंगस्टर्स को मौका नहीं दिया। हमने वो गिना चुना एक दो बड़ा सोच समझ के, जबकि आप आयरलैंड से खेल रहे हैं, आप खेल रहे हैं जिम्बाब्वे से, आप A टीम्स का टूर आपके ज़्यादा होने चाहिए थे। आपको वहाँ पर 4-4, 5-5 प्लेयर्स को एक्सपोज करना चाहिए। सीनियर प्लेयर को जब तक आप रेस्ट नहीं देंगे वो नहीं बनेगा आपका प्लेयर्स का पूल। आज आप कहते हैं ना इंडिया के यार जो बाहर बैठा है ये देखो कितना अच्छा बाहर बैठा है, हमारा नसीम शाह बाहर गया है, हम बायनोकुलर्स दूरबीन लगा के देख रहे हैं पीछे बंदा ही कोई नजर नहीं आ रहा। तो उसमें किसी और का नहीं, उसमें हमारा कसूर है। तो जब तक ये यंगस्टर ये 18 का स्क्वाड क्यों आपके ख्याल है, वरना स्क्वाड तो 16 का 15-16 का यूली स्क्वाड। तो ये बेसिकली एक्सपोजर के लिए खुरम शहजाद है, इसी तरह इसमें आमिर जमाल हैं जिनसे उम्मीदें हैं, इसी तरह आगे जाके सैम अयूब ने इसने आना है, टेक ओवर करना है, जितना टैलेंट है अल्लाह की तरफ से कोई इसकी खुदा ना खास्ता कोई ऊपर नीचे ना हो जाए, मेरा ख्याल है ये श्योरली तीनों आपके फॉर्मेट से बच्चा टेक ओवर करेगा। अच्छा एज अ प्लेयर
फहीम अशरफ में ऐसा क्या है या उनकी क्या गलती है? एशिया कप खिलाते हैं, वर्ल्ड कप ड्रॉप करते हैं, आगे ऑस्ट्रेलिया सीरीज में फिर खिलाते हैं, अगली कोई सीरीज उसमें फिर ड्रॉप करेंगे, तो कंसिस्टेंसी जब उनकी सिलेक्शन में नहीं है तो उनका क्या कसूर है, कैसे परफॉर्म कर पाएंगे? देखिए फ़हीम का भी ये, अब मुझे यही कह देना चाहिए कि ये तो चीफ सेलेक्टर ही जवाब दे सकता है क्योंकि फ़हीम की जो लेटली परफॉर्मेंसेज है ना वो कोई बहुत इनकरेजिंग नहीं है और फिटनेस भी कोई बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं है। अभी वो कायद आज़म ट्रॉफी में कप्तान थे फैसलाबाद के, उन्होंने डिसेंट परफॉर्मेंस दी है, बट एट इंटरनेशनल लेवल वो कन्विंसिंग नहीं है कि जो आप उन्हें कहते हैं ना आप किसी पे काउंट कर सकते हैं कि आपको मैच जिता देगा, वैसी बात उनसे वो वाली वाइब अभी फिलहाल खेलने वहाँ आते हैं जहाँ आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमें एक मैच विनर वहाँ चाहिए। यस, एवरी टाइम यू मेक अ स्क्वाड, उसमें अच्छी चीज़ें भी होंगी, उसमें क्वेश्चनेबल चीज़ें भी होंगी, तो आई थिंक ही इज़ प्रीटी मच क्वेश्चनेबल। इसका वो जवाब दे सकते हैं कि इनकी अच्छा, और एक तो आपकी जो है ना नेसेसिटी मदर ऑफ इन्वेंशन है, आपका पूल भी बहुत छोटा है इस वक्त, आपके पास कोई बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि रेडी ऑप्शंस नहीं है, जो हैं वो इतने छोटे बच्चे हैं या ये सिस्टम में अब आपने टीमें बढ़ाई हैं तो काफ़ी प्लेयर्स हुए हैं जो 4-4 साल से बेचारे सिस्टम से आउट हो गए हुए थे। तो वो जो 6 टीमें थी उसकी वजह से बहुत लोगों ने क्रिकेट छोड़ दी थी। अच्छा, बट आपने भी बात की कन्विंसिंग उस तरह से इनिंग्स डिलीवर नहीं कर पा रहे थे फ़हीम अशरफ, उन्होंने डोमेस्टिक में भी नहीं किया। क्या क्रिकेट का म्यार हमारी डोमेस्टिक में कुछ बेहतर हुआ? चूंकि आपने 2 टूर्नामेंट कवर किए, बाकायदा कवर किए, आपने देखा है कहाँ पर क्या क्या लूप होल्स मौजूद हैं, बेहतरी की तरफ गई है क्रिकेट हमारी? देखिए क्रिकेट जितनी ज़्यादा होगी उतनी बेहतरी की तरफ जाएगी, जितना प्लेयर्स को ज़्यादा मौका मिलेगा, फाइनेंशियल बैकअप मिलेगा, वो फोकस करेंगे। देखिए लोग इस चीज़ को ना समझने से कासिर हैं, कहते हैं क्वालिटी जो है ना वो कम नंबर्स में आती है, तो आपकी वुमेन्स की टीम तो वर्ल्ड चैंपियन होनी चाहिए, उनकी तो सिर्फ 3 टीमें हैं डोमेस्टिक में। आपकी लॉजिक जो है वो मतलब कॉमन सेंस से रिलेट ही नहीं करती। आपका नंबर ऑफ प्लेयर्स जब ज़्यादा होगा, जब वो फाइनेंशियली सिक्योर होंगे तो वो गेम पे फोकस करेंगे, उन्हें ये नहीं होगा कि मैंने बिल कहाँ से देना है, दवाई कहाँ से लानी है, बच्चे कहाँ से पढ़ाने हैं। तो ऐसी आप दुनिया में स्पोर्ट्स में इसलिए नहीं पैसा इतना ज़्यादा दिया जाता कि वो कोई अनोखा काम कर रहा होता है, उसने जितना बड़ा काम देना है या लेना है उसकी लाइफ में वो और किसी तरफ देख नहीं सकता। और जितनी भी दुनिया में बड़ी लीग्स हैं, आप उनके अगर इकोनॉमिक मॉडल जाके देखेंगे तो ये इकोनॉमिक मॉडल है जिसकी वजह से वो बड़ी लीग बनती है। अनफॉर्चुनेटली इस जगह पर अगेन इंडिया की एग्जांपल देनी पड़ती है हमें कि वो जनाब इतना ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं प्लेयर्स पर कि उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ती। आकिब कुरैशी ने भी ज्वाइन कर लिया है, जब ये टीम अनाउंस हो रही थी तो ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। आकिब, जिस तरह से हम राना फ़हीम अशरफ पर बात कर रहे हैं तो क्या जवाब पेश किया गया, इस पर कोई सवाल किया गया कि फ़हीम अशरफ की सिलेक्शन ऑन व्हाट बेसिस, और साथ ही साथ जरा हारिस रऊफ पर बड़ी बातें आ रही हैं, जराए कुछ और कह रहे हैं, उस हवाले से भी जरा बताएं। देखिए हमजा, आपने ये जो राना फ़हीम अशरफ की बात की है, ये इन्हीं चीफ सिलेक्टर से नहीं बल्कि जो पहले चीफ सिलेक्टर थे इंजमामुल हक साहब, उनसे भी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हुई थी और उनकी ये प्ली थी कि राना फ़हीम अशरफ हमें हर कंडीशंस में बॉलिंग भी फ्राहम कर सकते हैं, बैटिंग भी फ्राहम कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि जिस तरह की भी कंडीशंस में ना उनकी बैटिंग हमने परफॉर्म की है ना उनकी बॉलिंग ने परफॉर्म की है, तो उनकी जो कंडीशंस है वो चीफ सेलेक्टर ने खुद से ये स्टेटमेंट देने के बाद खुद से फिर उन्हें सिलेक्ट भी नहीं किया वर्ल्ड कप के लिए भी। अगर वो हर तरह की कंडीशन अडॉप्ट कर लेते हैं, वहां पर परफॉर्म भी करते हैं और डंके की चोट पे इंजमामुल हक साहब ये कह रहे थे, तो फिर सिलेक्ट भी नहीं किया। देखिए अभी तो सबसे पहले तो जो एशिया कप में हमें शिकस्त हुई है उसका जिम्मेदार कौन है, अभी तो हमें उसका तयन लगाना पड़ेगा ना कि फ़हीम अशरफ ने आना है कि नहीं। अब रेड बॉल क्योंकि क्रिकेट है, अभी जो सलमान भाई बात कर रहे थे पूल वाली, तो इसके अलावा हमारे पास तो 4 पीछे कोई बैकअप में है ही नहीं, तो इसलिए हमें राना फ़हीम अशरफ को साथ लेके जाना पड़ता है, हसन अली को साथ रखना पड़ता है। विदाउट एनी परफॉर्मेंस तो हमारे पास पीछे अगर बैकअप होगा तो यकीनन हम किसी नए लड़कों को सिलेक्ट करते हैं। जहाँ तक आपने हारिस रऊफ की बात की है, तो इस वक्त जो पीसीबी इस वक्त स्टेडियम के अंदर बैठा हूँ, इस वक्त जो हॉट टॉपिक है वो सिर्फ हारिस रऊफ ही है, क्योंकि जिस तरह का वहाब रियाज ने अपनी ओपनिंग जो है स्पेल किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का ओपनिंग स्पेल बड़ा उनका जारहाना किस्म का था और उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया है कि जो पाकिस्तान को तरजीह देगा वही टीम के साथ आएगा। तो इसका बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्टार्ट में ही यही कह दिया है कि हारिस रऊफ से हमने बात की थी, 3 दिन पहले तो वो अवेलेबल थे लेकिन 1 रात पहले वो विड्रॉ कर गए हैं स्क्वाड के लिए। तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है ये हारिस रऊफ के इनकार पर कि एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होने वाला लड़का कैसे इनकार कर सकता है, किस बेस पर इनकार कर सकता है। इसकी पीसीबी यकीनन जो है, अभी हमारी कुछ सोर्सेज से भी बात हुई है, पीसीबी जो है वो इस पे जो है इनिशिएटिव लेने की तैयारी कर रहा है और वो कह रहा है, वहाब रियाज ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को भी देखेंगे। तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को जब देखेंगे तो
यहीं पे आके जरा भट्ट साहब को भी इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं। भट्ट साहब, वहाब रियाज साहब चीफ सेलेक्टर हैं, उन्होंने स्टार्ट इधर से किया जब हारिस रऊफ के मामले पर उन्होंने कहा कि रिक्वेस्ट की गई, बातचीत की गई उनसे, लेकिन हारिस रऊफ ने खुद को विड्रॉ किया इस सीरीज से। अब पीसीबी गौर कर रहा है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंजेस करने में कि शायद इनकी कैटेगरी लो कर दी जाए, क्योंकि उन्होंने क्लियरली कह दिया, पीसीबी ने, चीफ सेलेक्टर ने कह दिया कि पाकिस्तान को प्रेफर करना पड़ेगा, आपको ओवर लीग क्रिकेट और पीएसएल वगैरह ये सारी चीजें, आपको रेड बॉल क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। तो ये सही फैसला होगा उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में छेड़छाड़ करना, उनकी कैटेगरी चेंज करना, इस तरह से दबाव डाल के आया आप उनको ला सकेंगे वापस? देखिए, इसके लिए हम बेहतर अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। ये दबाव डालना नहीं। जब आपसे किसी ने रिक्वेस्ट की, अगर आपसे किसी ने रिक्वेस्ट की है कि आए अपने मुल्क के लिए खेलें, हमें आपकी जरूरत है, पीछे लड़के नहीं है, अभी उतना तैयार नहीं है, घंटा डेढ़ उस पे लगाया है, उसको कोशिश की है। आपका क्या फर्ज बनता है? आप कोई फ्री में खेल रहे हैं, आप पैसा ले रहे हैं, आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, आप एडवर्टाइजमेंट्स ले रहे हैं, किस बेस पे ले रहे हैं? पाकिस्तान की शर्ट की बेस पे ले रहे हैं, हर चीज अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप पे पाकिस्तान का टैग लगा हुआ है। सो इफ यू आर नॉट रेडी टू गिव इट ऑल, तो फिर पाकिस्तान को तो चाहिए ना, अपने प्रीमियर जो प्लेयर हैं, जो सब कुछ खेलना चाहते हैं, सबसे पहले आप उनको प्रेफर करें और फिर हर लिहाज से उन्हें प्रेफरेंस मिले। इट इज नॉट अबाउट हारिस रऊफ, इट इज अबाउट एनी यंगस्टर। मेरे ख्याल में ये जो व्हाइट बॉल है ना, ये प्लेयर को मीडियोकर करता है और सोच को लिमिट कर देता है। जब आपकी सोच ये रह जाए कि आपने अपने व्हाइट बॉल को देखना है सिर्फ, ठीक है, एक नहीं है, ये तो अभी हारिस रऊफ की बात आ गई, और बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनके दिमाग में ये आ गई है चीज कि अब हमने रेड बॉल नहीं खेलनी। तो भाई ठीक है, अगर आपने रेड बॉल नहीं खेलनी, देन गो प्ले व्हाइट बॉल। रेड बॉल के फिर पर्क्स भी नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि देखिए ये पाकिस्तानी था बड़े अरसे में जिसमें सिर्फ व्हाइट बॉल खेलने वाले को भी कैटेगरी हाई वाली मिल जाती है, दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। जब जो तीनों फॉर्मेट के प्लेयर होते हैं वो सबसे ऊपर आते हैं और वही फर्स्ट प्रेफरेंस आपके होने चाहिए। तो अगर आप चले, अगर अभी मोइन अली नहीं आए क्या खेलने इंग्लैंड के लिए, क्या बेन स्टोक्स रिटायरमेंट से निकल कर नहीं आए? बेन स्टोक्स इंजर्ड थे, उनकी रिहैब चल रही थी, फिर भी वर्ल्ड कप में वो कितने मैच नहीं खेले, बाद में आके उन्होंने परफॉर्म किया। तो हारिस को ऐसा नहीं कहना चाहिए एज ए यंगस्टर, अभी भी वक्त है, उसे चाहिए कि जाके क्रिकेट बोर्ड से अगर उसका कोई कम्युनिकेशन गैप है तो उसे क्लियर करे, एंड ही शुड बी अपोलोजेटिक अबाउट दिस, बिकॉज यार आप टेस्ट क्रिकेट को ना बोल रहे हैं, किसके लिए? चेयर लीडर्स वाली क्रिकेट के लिए, जो कि आपकी T10s और T20s हैं। यार खुदा का वास्ता है कि आप जो कह लें कि वो एक एंटरटेनमेंट है, वो क्रिकेट की साइड की एंटरटेनमेंट है, बट प्रॉपर क्रिकेट को आप ना बोल रहे हैं। अच्छा भट्ट साहब, ये जो आप उसी मीडियोक्रिटी की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि शायद यही मेंटल मीडियोक्रिटी ही हो जिसकी वजह से हारिस रऊफ ये टेस्ट क्रिकेट वाला चैलेंज जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ये चूंकि चैलेंजिंग होता है, टेस्ट क्रिकेट लॉन्गर फॉर्मेट है, उसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मैं हारिस के साथ रहा हूँ, लाहौर कलंदर्स का हिस्सा रहा हूँ, मुझे लगता है कि वो एक जबरदस्त टैलेंट है और 150 पे बॉल करना कोई मजाक नहीं है और एसेट है पाकिस्तान का। लेकिन व्हाट गुड इज एसेट जब जरूरत पड़े तो वो कहे कि जी मैं तो नहीं हूँ। तो और बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो उन कंडीशन से फेमिलियर नहीं है, लेकिन हारिस रऊफ हैं, चूंकि वो बिग बैश वहां पर अच्छा खासा सीजन लगा के आते हैं, उन ग्राउंड से फेमिलियर हैं, सारी सूरत हाल है। कुछ सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि उनकी फ्रेंचाइज ने उन्हें कहा है कि जरा आराम लें, इजी हो जाए, ग्राउंड बढ़े, वहां पर कोई ना कोई इंजरी यकीनी तौर पे हो जाएगी तो आगे बात यह है कि फ्रेंचाइज इज नॉट सपोज्ड टू डू दैट। फ्रेंचाइज इज नॉट सपोज्ड टू कम इन बिटवीन प्लेइंग फॉर नेशनल टीम और एक प्लेयर। दे आर नॉट सपोज्ड टू डिक्टेट। हाँ, वो पाकिस्तान क्रिकेट का हिस्सा है, वो अलहदा से कोई एंटिटी नहीं है। बिल्कुल। और अगर क्रिकेट बोर्ड जो है वो ही दे रिजर्व द राइट्स, फ्रेंचाइज जो है वो उनके एक पार्टनर है एक इवेंट के अंदर, बट फ्रेंचाइज इज नॉट अ क्रिकेट बोर्ड। ठीक है। अच्छा आकिब, शाहीन शाह अफरीदी का नाम भी आया, तो आप ये खबरें थी कि शाहीन शाह अफरीदी अभी तक स्टिल वो 100% फिट नहीं है, उन्हें कहीं ना कोई मसला दरपेश अभी भी आ रहा है, तो उनके बारे में कोई सवाल हुआ? चीफ सेलेक्टर ने मुतमईन किया है कि वो वाकई फिट हैं और इस इंपॉर्टेंट टूर के लिए वो अवेलेबल तो होंगे, लेकिन फिटनेस भी तो मैटर करती है। शाहीन अफरीदी से बात करने से पहले मैं कुछ यहाँ पे क्लियर कर दूं आपको हारिस रऊफ के वाले से कि फ्रेंचाइज का है जो मामला है, फ्रेंचाइज इसके अंदर बिल्कुल हमारे जैसे ही खबर आई है तो मैंने अपने सोर्स लड़ाया हारिस रऊफ से रिलेटेड, और उस सोर्स से जब मेरी बात हुई तो मैं आपको यहाँ पे जो है इनसाइडर बता रहा हूँ कि हारिस रऊफ जो है वहाब रियाज की जो तनकीद है, जो कि वो एक सरकारी टीवी पे बैठते हैं शो के दौरान, उस तनकीद पर जो है खपाएं, जिसकी वजह से हारिस रऊफ और वहाब रियाज में 2 दिन पहले जो है वो थोड़ी सी हल्की सी मतलब
ये नहीं कह सकते तलख कलामी, लेकिन कुछ तेज जुमलों का तबादला भी हुआ है। हारिस रऊफ ने कहा है कि आप हम पे तनकीद करते हैं तो इस वजह से हम टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा सा रेस्ट करना चाहते हैं, जिस पर वहाब रियाज ने ये कहा है कि आपको जो है खेलना पड़ेगा, आपको खेलना पड़ेगा, लेकिन आप ये भी देखना साथ पड़ेगा जो ये सारा सिचुएशन है, हारिस रऊफ जो है वहाँ पे जो है वो थोड़ा सा नाराज हुए हैं। तो क्रिकेट बोर्ड तो आकिब एक मिनट में भट्ट साहब से पूछ लूं, पर्सनल ग्रजेस जो हैं वो उसको क्यों प्रायोरिटी दी जा रही है ओवर नेशनल इंटरेस्ट जो कि हमारा है? पर्सनल ग्रज ये जी वहाब रियाज से कुछ तलक कलामी एक दो दिन पहले उन पे ये कहा गया कि आप टीवी शोज में बैठकर मेरे पे बड़ी कड़ी तनकीद करते रहे हैं, ठीक है, तो मैं इस हवाले से मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, ठीक है, आप चीफ सेलेक्टर होंगे, सेलेक्ट करें ना करें, लेकिन मैं अलाउ नहीं करूंगा कि आप मेरा नाम दें, मैं नहीं खेलना चाह रहा। पहली तो बात यह है कि आपकी ये डिस्टिंक्शन नहीं है कि आप अलाउ करें या ना करें, ठीक है ना। आपसे रिजर्व राइट जो करता है क्रिकेट बोर्ड करता है, वहाब रियाज आपसे पर्सनल कैपेसिटी में मिलने आए तो आप उससे जैसे मर्जी बात करें, लेकिन अगर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नुमाइंदा है तो ही कैरीज द टैग ऑफ नेशनल क्रिकेट बोर्ड, ठीक है, तो वो आपको पर्सनल हैसियत में आपसे बात नहीं कर रहा। जब वो टीवी पे बैठे हैं या हम बैठे हैं या कोई और बैठा है, हम यहाँ पे किसी के गुन गाने नहीं बैठे हुए। अगर आप अच्छा करते हैं तो हमारी मजबूरी है आपकी अच्छी बात पहुंचाना, और अगर आप बुरा करते हैं तो हमने अपने व्यूअर को बताना है कि व्हाट वेंट रॉन्ग। तो अगर कोई भी प्लेयर, लेट मी बी वेरी क्लियर, अगर कोई भी प्लेयर ये समझता है कि टीवी पे कोई आपकी तारीफ करने बैठा हुआ है तो उस गुमान से निकल आए। वो एक अलग ग्रुप है जो आपके एजेंडे चलाता है और आपकी अच्छाई बुराई को वो जना कवर करने की कोशिश करता है, लेकिन जहां भी प्रॉपर एनालिसिस होगा, अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके बारे में तारीफ ही होगी, और अगर आप अच्छा नहीं करेंगे देन यू हैव टू लिसन के यार क्या हुआ। और दुनिया के बड़े बड़े प्लेयरों पे, विराट कोहली पे, वसीम अकरम के ट्रायल हुए इस मुल्क में यार, बाकी बातें छोड़ दो, उससे बड़ा प्लेयर ही कोई नहीं पैदा हुआ। वसीम भाई लेजेंड जैसे कि मैंने अपनी जिंदगी में खुद क्रिकेट बोर्ड ने कहा 3 डे आके खेलें, हम आपको देखना चाहते हैं। वसीम भाई को क्या देखना था किसी ने, और वो आए थे और उन्होंने खेला था। तो बाकी जो छोटे आजकल जो यंगस्टर्स हैं उन्हें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आपसे क्रिकेट बोर्ड का कोई नुमाइंदा भी आके बात करता है और क्या कह रहे हैं आपसे कि यार टेस्ट मैच खेलो, इट इज द अटमोस्ट द हाईएस्ट प्रिविलेज अ क्रिकेटर कैन गेट। एग्जैक्टली जी, वक्त हमारे पास कम है, ये डिबेट चूंकि अब लंबी है, इस पर फिर हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 जो कि बड़ा एक टफ सिचुएशन होगी कप्तान के लिए भी कि प्लेइंग 11 सेलेक्ट करना, बहुत बड़े बड़े नाम भी इसमें शामिल हैं, किसको मौका दिया जाना चाहिए, किसको नहीं, किसको रेस्ट देना चाहिए, ये सारी सूरत पर बात करेंगे अगले प्रोग्राम में। आज के शो से इतना ही, अल्लाह हाफिज़।